नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम होगा कि दुनिया में जितने भी संघ बने हैं उन सभी संघों में शाक संघ जो है सबसे उत्तम संघ है, जिस संघ का सदस्य तथागत बुद्ध थे। आज उसी संघ के बारे में आपके बीच में विस्तार से सुनाएंगे ताकि आप समझे कि संघ का नियम और कानून किस प्रकार से थे। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक संघ में दीक्षा लेना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उनका सदस्य बने। शाक का अपना संघ भवन था जिसे वह सभागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं सभागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित करने के लिए शुद्धोधन ने शाक पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के सभागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध में हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध में नहीं बोले। ये नियम हुआ करता था कि जो व्यक्ति किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ में है तो अपनी बात वहाँ पे रख सकता था। यह संघ का नियम था। शाक्यों ने ये नियम था कि बिना प्रस्ताव का कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वह कार्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ ने विधिवत शाक संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उन्होंने पूछा, क्या आप उनका अनुभव करते हैं कि संघ में आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्य के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। आपको अपने तन, मन और धन से शाक के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। ये पहला था। दूसरी शर्त थी कि आपको संघ का सदस्यों में उपस्थित रहना होगा, सभाओं में उपस्थित रहना होगा। तीसरा था, आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक का दोष खुलकर करना होगा। चौथा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा करना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। व्यभिचार करने पर
आप संघ का सदस्य न रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। झूठी साक्ष्य देने पर आप संघ का सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मानवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसके अर्थ और व्यंजन सहित उसे पालन करने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से संघ के पुरोहितों के द्वारा तथागत बुद्ध को संघ का दीक्षा दिया गया, उसके नियम और कायदे कानून बताए गए ताकि किसी प्रकार के उनके अंतर मन में शंका न रहे। इसी प्रकार से आगे का कार्रवाई शुरू हुआ। संघ से संघर्ष। सिद्धार्थ को शाक्त संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह उनका प्रिय भजन बन गया था। उनकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उनके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज से सटा हुआ कोलीय राज था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के विभाजन रेखा थी। शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी नदी के जल का पहले और किसका उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिवर्तित हो जाते थे और झगड़े लड़ाइयाँ में परिवर्तित हो जाती थी। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों का इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है। हमारे लोगों को पीछे हट जाना चाहिए पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसे आक्रमण कार्रवाइयाँ की हैं। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चलता रहेगा। यह करुणा रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहता है वो बोले। सिद्धार्थ गौतम ने अपने स्थान पर खड़ा हुआ बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी का समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इससे एक दूसरे युद्ध की बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई और जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई और लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी, मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से जल्दबाजी में काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने का भी हक हमारी है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रयास है
प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें और फिर 4 लोग मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें। सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया और कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जा सकता उसका यह दस्ता समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें से सुझाए गए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रार्थना को स्वीकार करे। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का समर्थन किया, सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज के लिए उन्हें अपने सगे संबंधी से भी लड़ना भिड़ना पड़ता है। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म व्यापार करना और शूद्रों का धर्म सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शाक्यों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, धर्म तो इस बात के हृदयंगम करने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेसबर हो उठे, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निर्णय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों को मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध अपने संग को लगा कि उचित काम है उसको उन्होंने खड़े होकर स्पष्टता से और अपनी बात पर अटल रहकर युद्ध से समाधान नहीं, किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसके लिए आपको उससे बातचीत करना पड़ेगा। उसे समाधान करने के लिए उसके साथ में मिल बैठ करके संशोधन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज का समाप्त होता है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। आखिरी में आपसे मैं अपील करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट करें। भारत के मूल निवासियों का नारा है, बिहार हमारा है। SC OBC भारत के मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत के मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है।